तो जहाँ तक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स की बात है अगर दुनिया की कहीं पर अगर सबसे पहली फेडरेशन या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिकल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने देखना है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। और जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1787 जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हो रहा था, और उसके बाद उसके 2 साल बाद दैट मीन्स 1789 में उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया। और जहाँ तक बात है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, खुद अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस रहा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट इंपेरियलिस्टिक ब्रिटिश पॉलिसीज, वो 1776 में रहा। और 4th ऑफ जुलाई इज़ द इंडिपेंडेंस डे फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। और जहाँ तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ रिटन ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या क्लासिकल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 7 आर्टिकल्स है। और उन 7 आर्टिकल्स में पहले ही ये सेपरेशन ऑफ पावर्स आ जाती है। आर्टिकल 1 अगर एक ऑर्गन को देता है, आर्टिकल 2 मतलब अगर आर्टिकल 1 अगर लेजिस्लेटिव को देता है, आर्टिकल 2 अगर एग्जीक्यूटिव को पावर्स देता है, तो आर्टिकल 3 इसी तरह जुडिशरी को ये पावर देता है। तो बीइंग द पावरफुल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सो शॉर्ट, सो ब्रीफ, 7 आर्टिकल्स है, लेस देन 35 एंड मोर देन 30 अमेंडमेंट्स है, 33 और 34 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हैं। और जहाँ तक अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा वहाँ जैसे मैंने बताया आर्टिकल 1, 2, 3 से ही पता चलता है कि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स दैट मीन्स एवरी organ is enjoying its independence from other organs while enjoying the powers while exercising their rights and duties। और जहाँ तक बात है इस सेपरेशन ऑफ पावर्स को फिर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कभी कभार अगर लगे कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी हो, जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या लेजिस्लेटिव ब्रांच हो, इनमें क्या होता है, ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी थोड़ी सी ऑटोक्रेटिक बनने लगी, करप्ट बनने लगी, एब्सोल्यूट पावर्स एंजॉय करने लगे, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट जाने लगे, तो वहां पर दूसरे ऑर्गन्स जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर्स इज देयर बट देयर इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। देयर इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रेसिडेंट को एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी होगी, उस ट्रीटी को तभी तक एनफोर्स नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसको सेनेट की परमिशन ना हो। सेनेट की रजामंदी जो नहीं होगी तब तक वो ट्रीटी नाकाम रहेगी। तो वहां पर एंजॉय कर रहा है प्रेसिडेंट, वो अपनी फुली पावर्स एंजॉय नहीं कर रहा है वाइल साइनिंग एन इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, जब तक कि उसको सेनेट की रजामंदी ना हो। इस तरह जो वहाँ पर जो बिल्स होते हैं, लेजिस्लेचर ने बिल्स पास किए हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंट तक जाते हैं, प्रेसिडेंट को साइन करता है, लेकिन कभी कभार वो रिफ्यूज़ करता है साइन, फिर वापस उनको लेजिस्लेचर पास करती है। तो जब लेजिस्लेचर उनको फिर पास करती है तो प्रेसिडेंट वहाँ पर साइन देता है, तो वो क्वालिफाइड वीटो होता है। और दूसरा वीटो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट एंजॉय करता है, वो बिल को साइन नहीं करेगा, जेब में रखेगा, ऑफिस में रखेगा, किल करेगा, वो ये एब्सोल्यूट वीटो होता है। चाहे वीटो एब्सोल्यूट हो या पॉकेट वीटो हो, जो ये वीटो होते हैं तो ये प्रेसिडेंट को पावर्स होते हैं। लेकिन कभी कभार जैसे एक ऑर्गन अगर एरिस्टोक्रेटिक ये एटोक्रेटिक बन जाता है, एब्सोल्यूटिस्ट बन जाता है, तो दूसरा ऑर्गन वहां पर इंटरफेयर करता है। क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ साथ वहां पर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। फंडामेंटल राइट्स पे जो चैप्टर है बिल ऑफ राइट्स वो वहां पे है। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की बात है, वहां पे इसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिन जो है वो भी अमेरिका से है। 1902 में जब मेडिसन वर्सेस मार्बरी का केस था, मेडिसन वर्सेस मार्बरी का केस था, तो वहां से जुडिशियल रिव्यू आ गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंडिया ने खुद ये बारो किया जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से। इसके अलावा जहां तक अमेरिकन लेजिस्लेचर की बात है, दैट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर, 2 हाउसेस है। अपर हाउस जो है जिसको सेनेट कहा जाता है, और लोअर हाउस जो है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, और कलेक्टिवली जो यूएस पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है यूएस कांग्रेस। So US Congress is there having 2 branches, upper house that is Senate and lower house that is House of Representatives। जहाँ तक बात है Senate की, जो upper house है, it is having 100 members with every 2 members indirectly elected from
एवरी स्टेट। तो अमेरिका में 50 स्टेट्स है, तो 50 स्टेट्स में से दो दो मेंबर्स आते हैं सेनेट के लिए, और वो आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो 50 में स्टेट से दो दो मेंबर्स आते हैं, तो वो बनाते हैं 100 मेंबर्स। तो ये 100 मेंबर्स होते हैं सेनेट के। और सेनेट जो है इसमें ये जो मेंबर्स आ जाते हैं 100 मेंबर्स, ये उनकी मुद्दत क्या होती है, उनकी टर्म क्या होती है, 6 ईयर्स। उनकी टर्म जो होती है वो 6 ईयर्स होती है। और जहाँ तक इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्यसभा को उतनी स्पेशल पावर्स नहीं है। अगर दुनिया में देखा जाए, जो अपर हाउस है, सेकंड चैम्बर जो है सबसे पावरफुल कहाँ है, तो वो सेनेट है अमेरिका में। सेनेट इज द मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड। और इवन ये कितना पावरफुल है अमेरिकन पार्लियामेंट में, इट इज मोर पावरफुल देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अमेरिका में ये है, सेनेट ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ तक अपर हाउस की बात है, वो ज़्यादा पावरफुल है लोअर हाउस, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। और सेकंड मोस्ट सेनेट जो है मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर वर्ल्ड का है। इसके अलावा जो टर्म है सेनेट के मेंबर्स की वो 6 साल होती है। इसके अलावा जो दूसरा हाउस है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोअर हाउस में जो मेंबर्स है जो डायरेक्ट इलेक्शन से आ जाते हैं वो 435 मेंबर्स होते हैं। 435 मेंबर्स जो होते हैं, इनकी जो मुद्दत होती है वो 2 साल होती है। तो 2 साल होती है इनकी मुद्दत हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ फिर जब इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो मेंबर्स होते हैं सेनेट के और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, वो हिस्सा नहीं लेते हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन ये कितने लोग हैं, 100 सेनेट में है, 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है। और 435 के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है, जहां जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, वाशिंगटन डीसी, आपकी दुनिया वाशिंगटन डीसी, जो रेडियो आपकी दुनिया है या बाकी है, आप आमतौर पे न्यूज़ पे देखते हो या सुनते हो। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। तो डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया जो है, इसको 3 वोट्स है, 3 रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया से। 3 रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया से। तो जहां तक बात है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मेंबरशिप की, दैट इज 435 प्लस 3 वोट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, दैट इज 435 प्लस 3, दैट इज 438। तो जो जिस तरह मैंने सेनेट को बोला मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसी तरह जो मोस्ट पावरफुल जो पॉपुलर चैम्बर ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट, अगर वीकेस्ट हमें पॉपुलर चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड देखना है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्योंकि मोस्ट पावरफुल है अपर हाउस, दैट इज सेनेट। तो वीकेस्ट अगर है तो वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जहां तक मेंबर्स की बात है, 435 मेंबर्स है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और 3 और मेंबर्स ऐड हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया से, तो 438 बन जाते हैं। और इसके अलावा 100 मेंबर्स सेनेट से हैं। जो सेनेट के मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ जाते हैं 6 साल तक, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आ जाते हैं 2 साल तक। इसके अलावा इसके बाद बाइकैमरलिज्म के बाद, ठीक है, ये पावर्स एंजॉय करते हैं चाहे अपर हाउस हो या लोअर हाउस, लेकिन ज़्यादा पावर सेनेट को है। इसके बाद जो यूएस प्रेसिडेंट है, जो बोथ हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो कैसे वहाँ पर इलेक्ट हो जाता है। असल में जो वहाँ पर इलेक्शंस होते थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन अब वहाँ जो और जहाँ तक बात है यूएस प्रेसिडेंट की, उसको इलेक्ट करते हैं जिस तरह इंडियन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज जिस तरह इंडिया में होता है, इसी तरह यूएस में भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। लेकिन फ़र्क ये है, जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं वो बराबर उतने मेंबर्स होते हैं जितनी लोगों की रिप्रेजेंटेशन 2 हाउसेज में है। फॉर एग्जांपल, लोगों की रिप्रेजेंटेशन 100 मेंबर्स सेनेट में है और 438 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है, तो वो बन जाते हैं 538 मेंबर्स। 100 मेंबर्स फ्रॉम सेनेट, 435 मेंबर्स फ्रॉम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्लस 3 मेंबर्स आर वोट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, तो वो बन जाते हैं 538 मेंबर्स। 538 मेंबर्स जो है वो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है। लेकिन जब इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उसमें भी 538 मेंबर्स लाए जाते हैं। उसमें जो 538 मेंबर्स आते हैं वो नहीं होते हैं जो अंदर पार्लियामेंट में है, जो यूएस कांग्रेस में है वो वाले मेंबर्स नहीं है, लेकिन ये अलग कुछ बराबर मेंबर्स है, बराबर जितनी काउंट उनकी है 438 और 100। इसी तरह ये जो इलेक्टोरल कॉलेज में लोग आते हैं
ये भी बराबर इतने होते हैं, ये 538 होते हैं, लेकिन ये वो मेंबर्स नहीं होते हैं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के मेंबर्स होते हैं। तो ये इन पर्टिकुलर फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाई जाती है, उसमें ये 538 मेंबर्स आ जाते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 538 मेंबर्स, जिसमें टोटल आ जाते हैं, अगर 538 का हाफ देखेंगे तो वो 269 है। तो जब वो 269 है, दैट मीन्स मोर देन 50% आपने वोट्स हासिल करने हैं। तो उसके बाद वहां पर क्या हो जाता है, 269 अगर हाफ है तो यू हैव टू गेट 270 वोट्स इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए, यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 538 में से 270 वोट्स हासिल करने होते हैं इन ऑर्डर टू विन, इन ऑर्डर टू emerge as a successful presidential candidate। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो वहां पर होता है उसमें बराबर उतने मेंबर्स होते हैं जितने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूएस सेनेट में होते हैं। तो लेकिन ये जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, ना ये कांग्रेस के मेंबर, ये यूएस कांग्रेस के नहीं होते हैं, ना ही ये सेनेट के होते हैं, ना ही ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के होते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इट इज जस्ट फॉर्म्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद जो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसको डिसॉल्व किया जाता है, इसको डिसॉल्व किया जाता है। फिर जहां तक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहली बात अमेरिकन सिटीजन नेचुरल बॉर्न होना चाहिए, दूसरा 35 कम अज कम एज होनी चाहिए, और 14 साल आप अमेरिका में रह रहे होने चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। और जहां तक टर्म की बात है, जो टर्म है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, दैट इज 4 years, और एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए भी वो आ सकता है। तो 4 and 4 दैट मीन्स 8, दैट मीन्स मैक्सिमम टर्म ऑफ 10 years। तो वो आ जाते हैं, वो 8 साल होते हैं 2 बार जब वो इलेक्शन लड़ेंगे। और जहां तक प्रेसिडेंट को रिमूव करने की बात है, दैट इज वेरी टफ प्रोसेस। वो सेनेट और यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हो जाती है थ्रू इम्पीचमेंट। और जहां तक इम्पीचमेंट की बात है, अभी तक 3 बार इम्पीचमेंट हुए हैं और तीनों बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो थे वो रिमूव नहीं हुए। तो 3 बार इम्पीचमेंट हुए, तीनों बार फेल हुए। सबसे पहला इम्पीचमेंट एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ हुआ 1868 में, और दूसरी बार जब ये इम्पीचमेंट हुआ 1974 में रिचर्ड निक्सन के खिलाफ, और लास्ट टाइम बिल क्लिंटन के खिलाफ 1998 में हुआ। तो एंड्रयू जॉनसन 1868, रिचर्ड निक्सन 1974, और जॉर्ज बिल क्लिंटन 1998। ये 3 प्रेसिडेंट है, 3 ये जो ईयर्स डिफरेंट दिए हैं, इन 3 ईयर्स में 3 इम्पीचमेंट हुए और तीनों इम्पीचमेंट नाकाम हुए, तीनों इम्पीचमेंट नाकाम हुए। तो प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको रिमूव किया जा सकता है थ्रू इम्पीचमेंट। तो सो फार 3 इम्पीचमेंट्स टुक प्लेस, बट ऑल द 3 अटेम्प्ट्स फेल्ड, और कैंडिडेट्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए। जहां तक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात है, वो बड़ा पॉपुलर है, क्यों? बिकॉज ही इज बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट। तो वहां पर जो उसको पावर्स रहते हैं, उनके पावर्स को देखकर बहुत सारे थिंकर्स या ऑथर्स ने बोला है, जैसे लॉर्ड ब्राइस ने क्या बोला है, या जेम्स ब्राइस ने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट ऑफिस इन वर्ल्ड इज अमेरिकाज प्रेसिडेंशियल ऑफिस। तो ग्रेटेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड इज अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस। और जो ऑग है, OGG, ऑग ने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड इज अमेरिकन प्रेसिडेंट। और जो हेरोल्ड लास्की है, उन्होंने बोला है यूएस प्रेसिडेंट इज बोथ मोर और लेस देन अ किंग और प्राइम मिनिस्टर। मोर और लेस, कम भी है ज्यादा भी है, किंग एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर। अब ये लेस पावरफुल ज्यादा कहां पर है, जहां तक कि उसके पावर्स एंजॉय करते हैं, एब्सोल्यूट पावर्स या पॉकेट वीटो, जहां पर वो एंजॉय करता है। लेकिन लेस कहां पर है, लेस हम देख सकते हैं जब हम उसके क्या देखते हैं, जब उसको कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी होती है, तब उसको सेनेट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। या उसके एक वीटो को जो पॉकेट वीटो होता है, और दूसरा होता है ये पॉकेट वीटो होता है और क्वालिफाइड वीटो होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। पॉकेट एब्सोल्यूट अमेरिकन, ये इंडियन प्रेसिडेंट को होता है। तो क्वालिफाइड वीटो और पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो वो होता है जहां पर वो बिल को साइन नहीं देता है, किल करता है। क्वालिफाइड वीटो वो होता है जब दोबारा से बिल पास होकर उसके पास आ जाती है, तो वहां पर हम कह सकते हैं ही इज लेस देन प्राइम मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल ही इज मोर और लेस देन ए प्राइम मिनिस्टर। तो कभी वो ज्यादा ताकतवर है, तो कहीं पर वो
कम ताकतवर है। तो कहीं पर उसको सेनेट की परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो कहीं पर उसका जो वीटो पावर है, क्वालिफाइड वीटो, उसको खत्म किया जाता है जब दोबारा बिल पास होती है। और जहां तक अमेरिका की प्रेसिडेंट की बात है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऑफिस के बारे में बता दिया। जैसे ब्राइस ने बोला ग्रेटेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, या ऑग ने बोला ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड, या लास्की ने बोला मोर पावरफुल देन अ किंग, मोर एंड लेस बोथ, ही इज पावरफुल, मोर एंड लेस देन अ किंग, मोर एंड लेस देन अ प्राइम मिनिस्टर। और जहां तक पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट की बात है, ही इज डिराइविंग हिज पावर्स, और ही डिराइव्ड हिज पावर्स फ्रॉम फोर सोर्सेज। वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, दूसरा आर्ट्स एक्ट्स ऑफ कांग्रेस, तीसरा जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड पॉलिटिकल कन्वेंशन। तो ये चार चीजें हैं, चार सोर्सेज है जहां से अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने पावर्स को डिराइव करता है। और जहां तक बात है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पावर्स की, ही इज ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। चीफ एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वही चलाता है, और जो भी उसके डेपुटीज होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिम। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनको अपॉइंट करता है। एक तो उनको वो अपॉइंट करता है, दूसरा वो उनको रिमूव भी कर सकता है। वाई? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम। तीसरा जो कमांडर इन चीफ होता है अमेरिका में, जिस तरह इंडियन प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है, तो इसी तरह वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी है। मिलिट्री पावर उसको है कि वो कमांडिंग ऑफिसर होता है, पार्डनिंग पावर उसके पास है। और जहां तक फॉरेन पावर्स की बात है, फॉरेन अफेयर्स को मेंटेन करने की बात है, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन उन फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड पावर्स को मेंटेन करने के लिए, कोई एग्रीमेंट साइन करने या ट्रीटी साइन करने के लिए, उसको रजामंदी चाहिए, किसकी? सेनेट की। तो सेनेट की रजामंदी जरूरी है। इसीलिए तो वहां पर जो उसके फॉरेन अफेयर्स में पावर्स है, उनमें वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। बाकी बहुत सारे पावर्स में वो इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा उसको लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। लेजिस्लेटिव पावर्स में उसको आ जाते हैं इंफॉर्मेटिव पावर्स। फॉर एग्जांपल, वो हाउस को इन्फॉर्म करे कि क्या डिस्कस करना है, या समनिंग ऑफ द हाउसेस वो कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है हाउस को एक स्पेशल सेशन के लिए। या बजटरी पावर उसको होता है, बजट पास नहीं होता है जब तक प्रेसिडेंट की रजामंदी ना हो। इसके अलावा वो to meet the unforeseen expenditures as well, to mean the unforeseen जो भी नेशनल डिजास्टर्स या बाकी मुसीबतों या कुदरती आफात की वजह से कभी कभार वहाँ परेशानी आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है, तो वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस। इसके अलावा वो कभी कभार वो इंडिपेंडेंट है, वो बिल को दस्तखत नहीं दे सकता। ही कैन रिफ्यूज टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। कभी कभार वो साइन करता है, जब वो नहीं करेगा साइन तो बिल दोबारा पास होके आएगी विद इन 10 days। तो उसके बाद वहां पर वो साइन देता है, तो उसका जो वीटो पावर है जो उसके पास है, वहां पर जब वो बिल को दोबारा पास होने के बाद साइन देता है, उसका वो क्वालिफाइड वीटो है। और दूसरा उसका पॉकेट वीटो रहता है, जब बिल दोबारा पास होके आएगी, उसके रिजेक्ट करने के बाद दोबारा पास होके आएगी, तब वो साइन देता है, तो वहां पर वो क्वालिफाइड वीटो है। लेकिन जब वो साइन नहीं देता है, वो बिल को किल करता है, दैट इज हिज पॉकेट वीटो, दैट इज हिज पॉकेट वीटो। और जहां तक अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ठीक है 2 साल के लिए वो, 2 साल के लिए नहीं, 2 बार वो इलेक्शन लड़ सकता है। मतलब एक तो वो 4 साल गुजारता है, उसके बाद ही इज एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन एज वेल। तो 8 साल, जो मैक्सिमम 10 years होते हैं, तो 2 terms उसको मिलती है 2 full terms, अगर इम्पीचमेंट ना हो। लेकिन द ओनली प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसको कितना टाइम मिला? उसको 2 term से ज्यादा टाइम मिला प्रेसिडेंशियल मतलब रूल करने के लिए, फ्रॉम 1933 टू 1945। 1933 टू 1945 ऑलमोस्ट ये 12 years आते हैं। लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट वहां पर पास हुई है। अमेंडमेंट की वजह से वहां पर क्या हुआ है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा, ही विल ओनली बी eligible for immediate re-election once. That means 2 terms they can serve the America. So only president having more than 2 years, 2 terms rather, not years, 2 terms rather, only president having more than 2 terms, Franklin Roosevelt। और शायद विलियम हैरिसन वो प्रेसिडेंट है जिसको अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे कम टाइम मिला, और सबसे ज्यादा टाइम मिला है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। और जहां तक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल की बात, कैंडिडेट की बात है, अभी जॉय बाइडेन जिसने इलेक्शन जीते डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कब अपना ऑफिस संभालते हैं? दैट इज 20th जनवरी। तो 20 जनवरी को ये अपना ऑफिस संभालते हैं। और जहां तक इम्पीचमेंट की बात है, वो मैंने आपको बता दिया, 3 बार इम्पीचमेंट हुए 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के खिलाफ, और तीनों बार जो अटेम्प्ट्स थे इम्पीचमेंट के वो नाकाम हुए। और जहां तक बात है जुडिशियल ब्रांच ऑफ अमेरिका की, फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका की, तो वहां पर उसके 2 ब्रांचेस है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक होती है लेजिस्लेटिव कोर्ट।
तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं और दूसरे में लेजिस्लेटिव मैटर्स होते हैं। फिर आती है बात लोकल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट की बात है, कल हमने ब्रिटिश में देखा था जो ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज है वहाँ 2 टायर सिस्टम है और बाकी एरियाज में 3 टायर सिस्टम था। और इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट इन अमेरिका है वहाँ 4 यूनिट्स है, 4 टायर सिस्टम है। जो सबसे बड़ा या अपर लेवल का लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, यूनिट है, दैट इज काउंटी। और उसके बाद सिटी आती है जिसको म्यूनिसिपलिटी एरिया कंसिडर किया जाता है। फिर टाउन एंड टाउनशिप आती है और एंड पे जो लोवेस्ट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट आता है वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अमेरिकन सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इन अमेरिका। और कल से हम यूनिटरी और फेडरल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जिसमें इन पर्टिकुलर चाइना और कनाडा का सिस्टम आता है।